विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम जो है वो कक्षा 9वीं का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है वार्षिक परीक्षा का, उसके हल देखने वाले हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अपने साथी दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिला लीजिए अपना नंबर, कितने नंबर आपको आए हैं। आज जो वार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है उसके कई अनेक प्रश्नों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए बढ़ते हम इसके सही विकल्प की ओर, जहाँ पहला दे रखा है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना है। भारत से जो कर्क रेखा गुजर रही है उसका मान कितना है। पहले में ऑप्शन में दे रखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर। तो विद्यार्थियों, जो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है उत्तरी अक्षांश में, तो यहाँ पर स वाला जो ऑप्शन जो है 23 डिग्री 30 मिनट वाला उत्तरी अक्षांश, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तटरेखा, समुद्री तटरेखा किसकी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और केरल। तो विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि गुजरात जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उसकी सीमा जो है वो तटीय मतलब समुद्री किनारों से लगती है। सबसे ज़्यादा तटरेखा, लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। तो इसका सही जवाब जो है गुजरात हो जाएगा। अगला दे रखा, जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था। जैकोबिन एक क्लब था जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें रूसो, कार्ल मार्क्स, नेपोलियन या रोबेस्पियर। तो जो रोबेस्पियर है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये इस जैकोबिन क्लब का लीडर था। अगला मतलब द वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, किस देश की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। किस देश की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है फ्रांस, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और जर्मनी। तो विद्यार्थियों, यहाँ रूस जो देश है उसकी संसद को ड्यूमा कहा जाता है। आपने पढ़ा ही होगा, रूस देश की संसद को जो है वो ड्यूमा कहा जाता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, जिसमें देखा है भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो विद्यार्थियों, भारतीय संसद जो है उसके 2 सदन हैं, निम्न सदन एक उच्च सदन मतलब राज्यसभा और एक लोकसभा। तो यहाँ स वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 2। अगला, करीम ने पालमपुर में कौन सा केंद्र खोला। तो विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा पार्ट पालमपुर वाला। ऑप्शन दे रखे हैं कंप्यूटर, सिलाई, ब्यूटी पार्लर और गुड़ की किसान। तो जो पालमपुर गांव की कहानी था उसमें करीम जो है उसका उदाहरण देते हैं जिसने कंप्यूटर केंद्र खोला था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है अ वाला सही हो जाएगा, कंप्यूटर केंद्र उसने खोला था। कंप्यूटर वाला जवाब जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं हम। विद्यार्थियों, आपको अच्छा लगे, आपको उत्तर पसंद आए, अपना नंबर मिला लीजिए और अपने साथी दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके और अपना नंबर मिला लीजिए आप। अगला दे रखा है रिक्त स्थान। पहला दे रखा है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के खाली स्थान शब्द से हुई है। तो मानसिक शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक अरबी भाषा के शब्द जो है मौसिम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ इस रिक्त स्थान में विद्यार्थियों मौसिम आएगा। अगला, रूस में संपन्न किसानों को खाली स्थान कहा जाता था। रूस की जो क्रांति वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो संपन्न, जो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो किसान थे उनको कुलक कहा जाता था, कुलक। तो यहाँ हम खाली स्थान में कुलक लिखेंगे। अगला, संविधान सभा के अध्यक्ष खाली स्थान थे। यहाँ कई विद्यार्थी जो है वो परेशान हुए होंगे, समझने की आवश्यकता है। संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विद्यार्थियों, यहाँ संविधान सभा के अध्यक्ष में हमको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस खाली स्थान में आएगा। अगला, भारत का संविधान अपने नागरिकों को खाली स्थान मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो भारत का जो संविधान है वो यहाँ के नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पर 6 लिखेंगे हम, 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अगला, पहले ये मौलिक अधिकार इनकी संख्या 7 थी, बाद में संशोधन करके 1 हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार 6 मौलिक अधिकार कुल प्रदान करता है। अगला, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र खाली स्थान वर्ष है। वयस्क व्यक्ति जो वोट डालने का अधिकारी होता है उसके लिए सरकार ने जो उम्र या संविधान में जो उम्र निर्धारित की गई है वो है 18 वर्ष है विद्यार्थी। यहाँ पर 18 वर्ष खाली स्थान में हम लिखेंगे।
अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में लागू किया गया। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो सन 2013 में आया था विद्यार्थियों, 13 में इसको लागू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 में लागू किया गया। यहाँ अपने अपने उत्तर मिला लीजिए कितने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले पेपर भी आपको समय पर मिल सकें और आप अपने नंबर अच्छे से कवर कर सकें। अगला, आने वाले जो कक्षा है आपकी कक्षा 10वीं के लिए भी कई पार्ट आपको अगले साल उपलब्ध कराए जाएंगे, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत वगैरह के। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथी दोस्तों को भी भेजें। अगला, सत्य असत्य दे रखे हैं, जिसमें पहला दे रखा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी में जो हवा चलती है उत्तरी मैदान में उसको लू कहा जाता है, व्यापारिक पवन नहीं कहा जाता है। तो यहाँ हम इस पहला जो ये दे रखा है वाक्य ये असत्य हो जाएगा, असत्य। अगला, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। तो एक निश्चित समय में जनसंख्या की गणना करना जो है वो जनगणना कहलाती है। हर 10 साल में भारत में होती है। इस बार थोड़ा लेट हो गई कोरोना की वजह से, लेकिन हर 10 वर्ष में हमारे देश में होती है निश्चित समय अंतराल, तो जनगणना इसको कहा जाता है। अगला दे रखा था, तो ये जो है ऑप्शन दूसरा वाला सत्य हो जाएगा। अगला, सन 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था। तो बिल्कुल सन 1914 में जार निकोलस द्वितीय का शासन रूस पर था, ये भी जो है वो सत्य हो जाएगा। अगला, चौथा देखते हैं। हिटलर में बर्लिन ने आत्महत्या की। तो हिटलर जो था उसने बर्लिन शहर में, जर्मनी, वहीं पर आत्महत्या की थी, ये भी जो है सत्य है। अगला, भारतीय वन अधिनियम 1865 में लागू किया गया। भारतीय वन अधिनियम 1865 में लागू किया, ये जो है विद्यार्थी असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसको 1878 में शुरू बार लागू किया था, बाद में उसको निरस्त करके फिर आगे 1927 में फिर नया वन अधिनियम लाया गया, भारतीय वन अधिनियम। तो 1865 वाला जो है वो असत्य हो जाएगा। अगला, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। तो बिल्कुल सही है, ये सत्य हो जाएगा। बेरोजगारी से जनशक्ति जो संसाधन है, मानव संसाधन, उसकी बर्बादी होती है अगर बेरोजगारी होती है तो। बहुत अच्छा वाक्य दिया गया है, यहाँ पर सत्य है। अधिकतर ने असत्य किया होगा, समझने की आवश्यकता है। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, अगर बेरोजगारी होती है तो उस संसाधन वो जो है व्यर्थ होता है, बर्बादी होती है उसकी। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सत्य ये आएगा। अगला देखते हैं हम सही जोड़ी। सही जोड़ी में एक तरफ दे रखा है भारत मैंग्रोव वन, जनसंख्या नीति, गेस्तापो, बिरसा मुंडा और संविधान सभा। और एक तरफ दे रखा है दिसंबर 1946, छोटा नागपुर, गुप्तचर राज्य पुलिस, तटवर्ती क्षेत्र एशिया और सन 2000। बहुत ही सरल जोड़ी जो है वो पेपर में पूछी गई थी। निश्चित रूप से आप सभी सही करके आए होंगे, फिर भी मिला लीजिए, कोई गलत भी हो सकता है। भारत जो है यहाँ पर हमको भारत को मिलाना था यहाँ एशिया से। भारत, एशिया, ई वाला ऑप्शन पहले वाला का हो जाता। अगला, मैंग्रोव वन जो है वो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात तक, इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये तटवर्ती क्षेत्र इलाका, तो दूसरा वाला का जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जनसंख्या नीति। तो जनसंख्या नीति जो है वो सन 2000 में लागू हुई, जनसंख्या नीति सन 2000 आएगा इसका उत्तर। अगला, गेस्तापो। गेस्तापो जो है वो एक गुप्तचर राज्य पुलिस है। हिटलर वाले शासन में ये एक गुप्तचर राज्य पुलिस थी जर्मनी में, तो गेस्तापो गुप्तचर राज्य पुलिस को कहा गया। और बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जो है इनका जन्म छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में होता है, झारखंड में बिरसा मुंडा का जन्म। तो यहाँ बिरसा मुंडा वाला जो है वो ऑप्शन सही, छोटा नागपुर बी से इसको मिलाएंगे। अगला आखिरी था वो संविधान सभा। तो संविधान सभा की बैठक या संविधान सभा की स्थापना जो है वो दिसंबर 1946 में होती है। तो इस प्रकार से जोड़ी मिला लेंगे। देख लीजिए अपने कितने कितना नंबर आ रहे हैं। अपने साथी दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें, आप सभी से निवेदन है। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखना था आपने यहाँ पर। तो विश्व का पहला जो दे रखा था, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है विद्यार्थी वो असम में है, माजुली द्वीप। असम राज्य में माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, नदी में द्वीप, असम माजुली द्वीप। अगला, स्टेट जनरल की बैठक कहाँ हुई थी? स्टेट जनरल की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये फ्रांस के वर्सेल्स शहर में हुई थी विद्यार्थियों, फ्रांस के वर्सेल्स में।
अगला दे रखा था दास कैपिटल की रचना किसकी है, तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है रचना पुस्तक दास कैपिटल, याद रखना। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं, तो हिटलर ने जिस एक नई विचारधारा को जन्म दिया था उसको नाज़ीवाद कहा गया। विद्यार्थियों, नाज़ीवाद भी कहा जाता है और नाज़ीवाद भी कहा जाता है, तो नाज़ीवाद या नाज़ीवाद इसका लिखना था उत्तर। अगला पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ मतलब जो है वो सभी धर्मों को समान दर्जा देना और किसी भी धर्म से जो मतलब भेदभाव नहीं करना, सभी धर्मों को बराबर का हक मिलना चाहिए, ये पंथ निरपेक्षता होता है। अगला भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो भारत में जो है निर्धनता रेखा का आकलन भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको ये जो हिंदी शब्द है इसको इंग्लिश में NSSO कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में NSSO। तो हमको राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या NSSO दोनों में से कुछ भी लिखते हैं तो हमारा उत्तर जो है वो सही हो जाता है। विद्यार्थियों, इसका उत्तर NSSO है। अगला दे रखा है भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। भारत की विस्तार बताना था, कहाँ से कहाँ तक जो है अक्षांश, किस अक्षांश में आता है, किस देशांतर में आता है। तो अक्षांश में लिखना था हमको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये था इसका अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें विद्यार्थियों तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक जो है वो पूर्व देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार भारत देश का है पूरे विश्व में जो निर्धारित किया गया। अगला भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए था भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना था हमको। चीन लिखना था, पाकिस्तान लिखना था, अफगानिस्तान लिखना था, नेपाल लिखना था, भूटान लिखना था, म्यांमार लिखना था, बांग्लादेश लिखना था। जो भी 2-4 लिख देते आप तो आपको नंबर यहाँ पर मिल जाता। उसके बाद एक प्रश्न दे रखा है दोआब किसे कहते हैं, तो दो नदियों के बीच की जो ज़मीन होती है उसको दोआब कहा जाता है। दो नदी के बीच की जो भूमि ज़मीन होती है उसको दोआब कहा जाता है। अगला दे रखा है इसमें अथवा प्रायद्वीप क्या है, तो प्रायद्वीप मतलब जो एक ऐसा स्थान जमीनी भूभाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। भारत भी जो है विद्यार्थियों एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, पूर्व पश्चिम और उत्तर में पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत भी जो है एक प्रायद्वीप है। तो जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। दक्षिण भारत की 2 मुख्य नदियों के नाम बताना था आपको। दक्षिण भारत की 2 मुख्य नदी उसमें लिख सकते थे हम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनमें से कोई भी। तो ये दक्षिण भारत की नदियाँ थी। नदियों को प्रदूषण के रोकने के कोई 2 उपाय बताने थे। उसके बाद में मौसम और जलवायु में अंतर, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताने थे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक, जनसंख्या का समानुपालन भी हो सकता है। अगला अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं, वनों से होने वाले लाभ लिखने थे। मृत्यु दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो किसी जनसंख्या संख्या में होती है, अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस संख्या को जो है वो मृत्यु दर कहा जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण बताने थे, भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बहुत सारे, तो इसे भी 2 कारण हमको लिखने थे। अगला घुंगिया खेती किसे कहते हैं या घुमंतु खेती किसे कहते हैं। घुमंतु जो एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहते हैं अपने जीवन आजीविका चलाने के लिए, और जगह जगह जा करके पेड़ों को काट करके फिर घुमंतु खेती करते हैं। अगला मासाई समुदाय उसके चरवाहा छिप जाने के 2 कारण लिखना। राइका समुदाय के लोगों का जीवन यापन कैसा था इसके बारे में लिखना था। लोकतंत्र की 2 मुख्य विशेषताएं बतानी। ये लोकतांत्रिक सरकारों के कोई 2 दोष लिखिए। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, जहाँ पर चुनाव होता है उस क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। अब इसके अथवा दे रखा था मतदाता सूची से क्या सही है। जो मतदाता वोट डालने के लिए पात्र होते हैं 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के, उनके लिए एक सूची बनाई जाती है। जो 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाते हैं उस सूची को मतदाता सूची कहा जाता है, वो वोट डालने के अधिकारी हो जाते हैं मतदाता सूची में नाम होने पर। अगला पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद की, बहुत सारा फायदा हुआ किसानों को वहाँ पर। पालमपुर नाम की कहानी जो आपने पढ़ी थी। पालमपुर में कौन सी गैर कृषि क्रियाएँ, दुकानदारी वगैरह, विनिर्माण, बहुत सारी गैर कृषि क्रियाएँ वहाँ पर हमने देखी है, ये आपको लिखना था। अगला बफर स्टॉक क्या है, तो किसी वस्तु का बहुत बड़ी मात्रा में जो है भंडारण करना जो बफर स्टॉक कहलाता है। जैसे गेहूँ या मतलब आने वाली समस्या को देखते हुए या विपदा कभी कुछ भी आ सकती है, उसको देखते हुए किसी भी अनाज का भंडारण करना या कोई सी भी वस्तु का भंडारण करना ज़्यादा बफर स्टॉक कहलाता है।
अंत्योदय अन्न योजना की विशेषता बताना था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को विस्तार समझाना था। लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है, कोई 3 कारण लिखना था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 3 कार्य लिखना था। साथ ही जो है सूचना का अधिकार क्या है, आम जनता को इस अधिकार से क्या लाभ हुआ, ये बताना था। अगला, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये बताना था। फिर अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का उदाहरण सहित वर्णन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र के बारे में बताना था। फिर भारत में निर्धनता के कोई 4 प्रमुख कारण का वर्णन करना था, या फिर भारत में निर्धनता दूर करने के कोई 4 प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन करना था। भारत की संसद के मुख्य 4 कार्य बताना था। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करना था। फिर आखिरी प्रश्न जो था वो भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ आपको पहले में दे रखे थे छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा नदी, तीसरे पे दे रखा था मालाबार तट और चौथे पे दे रखा था सतपुड़ा श्रेणी। तो विद्यार्थियों पहला आपको जो है वो इस नक्शे में आप ध्यान से देखिए, छोटा नागपुर का पठार, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको झारखंड बिहार वाला राज्य, यहाँ इस क्षेत्र में आपको छोटा नागपुर का पठार बताना था, पहला नंबर वाला। दूसरे पे था नर्मदा नदी, जो कि यहाँ मध्य प्रदेश से होकर के इधर गुजरात तरफ जो जा रही है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना था नर्मदा नदी को। उसके बाद में मालाबार तट जो है भारत के इधर दक्षिण में आप पश्चिमी घाट पर चले जाते हैं पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पर ये जो मालाबार तट है, एक तरफ जो है कोरोमंडल तट है, तो यहाँ पर मालाबार तट आपको दिखाना था दक्षिण में, तीसरा वाला। और चौथा जो है सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है आपने नर्मदा नदी जहाँ पर दर्शाई है, उस नर्मदा नदी के नीचे थोड़ा सा यहाँ पर सतपुड़ा, एक तरफ नर्मदा के एक तरफ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, एक तरफ विंध्याचल ऊपर की साइड विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर में। तो हमको सतपुड़ा या नर्मदा के नीचे वाला हिस्सा दिखाना था, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो ये 4 आपसे पूछे गए थे। साथ ही साथ इसके अथवा में जो पूछे गए थे विद्यार्थियों, अथवा वाले में देखिए इस प्रकार से आपको अथवा वाले का उत्तर हल करना था। पूछा गया था थार मरुस्थल, अरावली श्रेणी, कोरोमंडल तट और लक्षद्वीप समूह। तो थार मरुस्थल जो है वो, थार का रेगिस्तान जो है वो राजस्थान में है, तो थार मरुस्थल आपको यहाँ राजस्थान में कोने पे दिखाना था, थार मरुस्थल। अरावली श्रेणी भी जो है अधिकतर 99% जो है वो राजस्थान में ही है, अरावली श्रेणी आपको यहाँ राजस्थान में, थार मरुस्थल के पास में ही आपको अरावली श्रेणी दर्शाना था। उसके बाद तीसरा पूछा था कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट जो है वो इधर पूर्वी घाट जो है दक्षिण में, पूर्व की तरफ जो घाट है वहाँ पर कोरोमंडल तट आपको दर्शाना था, तमिलनाडु वाला इलाका, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के। अगला था लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह आपको पता होना चाहिए, भारत के इधर पश्चिमी साइड में, नीचे दक्षिण पश्चिम में जो छोटे छोटे प्रवाल बने हुए हैं वो लक्षद्वीप समूह है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको लक्षद्वीप समूह दर्शाना था। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर हल करना था विद्यार्थियों। आप देख लीजिए आपको कितने नंबर प्राप्त हो रहे हैं। आप अपने सभी साथियों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। आप सभी से निवेदन है आप हमारे चैनल पर बने रहें, आने वाले साल में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सभी साथियों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने देखा। आने वाले पेपर भी आपको प्राप्त होंगे, कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।